प्रिय देशवासियों, नमस्कार। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो तकरीर की है, इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? मोदी साहब की तकरीर के अंदर मेरा ख्याल है कन्विक्शन की काफ़ी कमी थी। और वो जो एक इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का वज़न होता है, वो वज़न नज़र नहीं आया। अल्फाज का तोड़ मरोड़ था, जिसमें ऐसी कोशिश की गई थी, कोई ऐसी हकीकत पेश की जाए जिससे उनकी कौम को कोई तसल्ली हौसला मिल जाए। आमिर, मैं आपको ना भी उनका पहला पैसेज सुनाता हूँ। ये रहे। भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। ये देखें, इसके अंदर जो एक मैसेज मोदी साहब दे रहे हैं वो ये है कि ये हमले शायद कोई बहुत बड़े दहशतगर्दों के कैंप पर थे, लेकिन हमें हकीकत पता है, सारी दुनिया को पता है कि जो हमले थे इसमें 4 से 5 टारगेट लिए गए थे पहली रात को, उन पर मिसाइल दागे गए और वो सारी की सारी मसाजिद थी। उनकी तस्वीरें चंद लम्हों के बाद इंटरनेशनल मीडिया पर भी आ रही थी, इंडियन मीडिया पर भी, हमारे मीडिया पर तो थी ही थी। जो उसके अंदर लोग शहीद हुए वो कोई बूढ़े, बच्चे, औरतें जो उसकी हमसायगी में रहते थे, वो लोग शहीद हुए। सर, पीएम मोदी की इस तकरीर में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, इसको आप कैसे देखते हैं? आमिर, बॉडी लैंग्वेज को बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बाद में एवेलुएट करूँगा, बिकॉज इसमें से काफ़ी चीज़ें बंदा रीड कर सकता है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग और क्लिप सुनाता हूँ। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। ये मेरा ख्याल है मोदी साहब वो बात कह रहे थे जो उन्होंने खुद की। अगर आपको याद हो, हमने अपने पहले वीलॉग में ये जिक्र किया था कि मसाजिद को अटैक करना, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ये किसी भी फौज के लिए बायसे शर्म है। तो इन्होंने चूँकि खुद किया था, तो ये ऐसे उसको ना कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के टारगेट बड़े वाजे थे। पाकिस्तान ने टोटल मिलिट्री टारगेट लिए। अगर हम कश्मीर से स्टार्ट हों, काफ़ी सारे बटालियन क्वार्टर्स उड़ाए गए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया, बॉर्डर पोस्टें काफ़ी सारी तबाह हुई, कुछ खाली छोड़ के चले गए। उसके बाद अगर थोड़ा सा और नीचे आए तो इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उसको बड़ा इफ़ेक्टिवली हिट किया, जिसमें S-400 की तबाही हो गई। ब्रह्मोस की 2 बैटरियाँ गालबन तबाह हुई। 4 से 5 एयर बेसिस न सिर्फ तबाह हुए बल्कि इनफेक्टिव रहे 3, 4, 5, 6 दिनों के लिए। और सबसे बढ़कर 6 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए, और इंडिया के लिए 6 एयरक्राफ्ट गिरवाना एक बहुत बड़ा शौक था, और वो भी जिनमें 3 दुनिया के लेटेस्ट राफेल एयरक्राफ्ट थे। आमिर, मैं ना आपको भी एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ। जी सर। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। ये एक और कोशिश है कि सिचुएशन को कंफ्यूज करने की। एक तो वो एक लफ्ज़ बड़ा इंटरेस्टिंग था, सशक्त या कुछ था, वो मैं सही मतलब नहीं समझा, लेकिन जो उर्दू में इसका मतलब ठीक निकलता है कि भारत के सिसकते हुए एयर डिफेंस सिस्टम ने। जी। ये सिसकता हुआ सिस्टम ऐसा था जो अपना दिफा नहीं कर सका। इसमें अगर आप उन वाक़यात की समरी देखें तो पाकिस्तानी मिसाइल भी पार गए। ये कह रहे हैं कि वो ड्रोन हमारे तिनके की तरह पता नहीं क्या हो गए। ये उन ड्रोन्स का जिक्र कर रहे हैं
जो उनके यहाँ पे आए थे और 80 के करीब हमने गिरा दिए थे। ये उन ड्रोन्स का भी जिक्र है जो हमारे दिल्ली तक सफ़र कर रहे थे। ये उन जहाज़ों का जिक्र है जो इंडिया के जहाज़ बॉर्डर से पार ही नहीं कर सके। एक जहाज़ ने क्रॉस नहीं किया और 6 जहाज़ गिर गए। और ये गालबन उन JF-17 का भी जिक्र है जो 3 जहाज़ यहाँ से गए थे, इनके बेसिस की तबाही उतार के बिल्कुल सेफ एंड साउंड उन बेसिस पर उतर गए जिनको ये कहते थे इन्होंने तबाह किया है। तो ये एक सारी स्टोरी का मिक्सअप क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है आज की दुनिया में जो इन्फॉर्मेशन एज इतनी एडवांस कर गई है, कौमों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कंफ्यूज करना इतना आसान नहीं है। क्लिप नेक्स्ट सुनाता हूँ। ये उस टाइम का जिक्र है इसके अंदर जब इंडिया ने वो रेड लाइन क्रॉस कर दी जहाँ पे पाकिस्तान को ऑपरेशन बनियान मरसूस लॉन्च करना पड़ गया। ये ज़रा इसको सुने, फिर देखते हैं कि भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। ये देखें, इसके अंदर ये उस अटैक का जिक्र है जो उन्होंने हमारे एयर बेसिस पर किया था। ये पहली दफ़ा थी कि उसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, वो रेड लाइन क्रॉस कर दी जो इस जंग में नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद उसने हमारे 3 बेसिस पर शायद अटैक किया था और अपनी तरफ से उन बेसिस को तबाह कर दिया था। लेकिन मेरा ख्याल है कि 2 घंटे के अंदर अंदर ही उनमें से एटलीस्ट 2 बेसिस से तो हमारे जहाज़ फ्लाई किए और उन्होंने जाके इंडिया पे अटैक किया। और उसमें से वो 3 JF-17 भी इन्हीं बेसिस से फ्लाई किए जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। वो 3 ही जहाज़ हैं जिन्होंने किसी साइड से भी बॉर्डर क्रॉस किया, वो हमारे JF-17 थे। उधर जाके अटैक किया और वापस आ गए हैं। तो इसलिए इनके ड्रोन्स ने और इनके हमले ने कोई फ़र्क नहीं डाला। अमिर, मैं ना आपको लास्ट 2 बहुत छोटे छोटे क्लिप सुनाता हूँ, इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज और इनके जो 3 कंक्लूडिंग पॉइंट्स थे प्राइम मिनिस्टर के, उसको डिस्कस करते हैं। जी ये सुनिए। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था। ये एग्जैक्टली इंडिया की आप बीती है। 3 दिन में इंडिया को पाकिस्तान ने इतना तबाह कर दिया जिसका ना इंडिया को अंदाज़ा था, ना इंडिया ने सोचा था। और दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया में सीज़ फायर के लिए भाग पड़ा। फैक्ट ये है कि इंडियंस ने अमेरिकन को कांटेक्ट किया, इंडियंस ने शायद सऊदीज़ को कांटेक्ट किया एंड दे बेग्ड फॉर सीज़ फायर। और इस पर अमेरिकन ने सीज़ फायर के लिए इंटरवीन किया और अमेरिकन इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मीडिएटर्स बन गए। और इंडिया की जो आज तक पॉलिसी थी कि हर चीज़ बायलैटरल सॉल्व करेंगे, उस पॉलिसी को हवा में उड़ा दिया गया। तो ये है हकीकत। अब भी आते हैं आपके उस सवाल की तरफ कि बॉडी लैंग्वेज क्या थी। बॉडी लैंग्वेज से पहले अगर आप समझे तो हम उसके वो 3 आखिरी पॉइंट्स इस तकरीर के डिस्कस कर सकते हैं जो सॉर्ट ऑफ वार्निंग थे पाकिस्तान के लिए। वो 3 कंक्लूडिंग पंच लाइन्स जो प्रेसिडेंट मोदी की तकरीर का मेन हिस्सा थी, उसमें नंबर 1 ये थी कि अगर दोबारा इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ तो इंडिया फिर पाकिस्तान को अटैक करेगा, और इसको उन्होंने न्यू नॉर्मल कहने की कोशिश की। दूसरी थी कि वो न्यूक्लियर से ब्लैकमेल नहीं होंगे, और तीसरी थी कि जो स्टेट टेररिस्ट को सपोर्ट करेगी इट विल बी ट्रीटेड एज टेररिस्ट स्टेट। हम पहले पॉइंट को ले लेते हैं। जब ये वाला टेररिस्ट अटैक इंडिया के अंदर हुआ जो बिल्कुल इंडिजिनस था, और हम तो उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं, इंडिया ने बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप किसी भी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से इन्वेस्टिगेशन करा लें, वी आर ओपन टू इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इंडिया ना वो चाहता था, ना वो इंडिया का वो मकसद था।
ये सारी मोदी साहब की एक पॉलिटिकल गेम थी, सियासी माइलेज लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। उसमें जो हुआ वो हम बड़ी तफसील से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हो गया न्यूक्लियर ब्लैकमेल। इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर का तो जिक्र ही नहीं किया। हमारी ओवरऑल पॉलिसी बड़ी डिक्लेयर्ड है कि अगर हमारी स्टेट की एग्जिस्टेंस को थ्रेट होगा तो हम न्यूक्लियर यूज़ करेंगे। न्यूक्लियर बनाया ही इसके लिए। और फाइनली कौन सी स्टेट है जो टेररिस्ट को सपोर्ट करती है? पाकिस्तानी स्टेट कभी नहीं करती। इनफैक्ट इंडिया ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। लुक व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर बलूचिस्तान, व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर फाटा। हम कैसे टेररिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं? हमने इस टेररिज्म के खिलाफ सारी दुनिया में लड़ाई लड़ी। वी आर नॉट इनटू दिस गेम। सर वो पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज की बात तो बीच में रह ही गई। वो मैंने कहा था आखिर पे डिस्कस करेंगे। जी। अगर आप इस स्पीच को गौर से देखें तो ये स्पीच लिखी हुई थी और जज्बात से टोटल आ रही थी। इस स्पीच के अंदर मोदी साहब का वो यूजुअल जज्बा और फोर्स मिसिंग थी जो वो एक्सटेम्पोर स्पीचों में उनके नज़र आते हैं। उनके फेस पर थोड़ा रंजीदा था और काफ़ी गुस्सा वाज़े नज़र आ रहा था। और अगर आपने थोड़ा सा गौर से या स्लो करके देखें तो एक दो जगह पे हाथ कांपते हुए नज़र आ रहे थे। ये स्पीच इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच नहीं थी। जी। जो वो मैसेज देना चाह रहे थे शायद वो मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था। ये कन्फ्यूजन इस स्पीच में एटलीस्ट मुझे तो वाज़े नज़र आया।